लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। अच्छे स्कूल्स वो चीज़ें पहले से भी कर रहे थे और अब भी करते रहेंगे। और जो स्कूल की इंटेंट नहीं है, जिस स्कूल का क्लेम टू फेम सिंपली ये है कि मेरे बच्चों के बोर्ड में अच्छे नंबर आते हैं या मेरे बच्चे आईआईटी के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर एनईपी कंप्लाइंट वो अपने आप को दिखा देंगे, लेकिन काम उसी पद्धति पे करेंगे जिस पे हो रहा था। तो मुझे लगता है एनईपी का इन्फ्लुएंस इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि एज एन एजुकेटर अब मुझे बताया गया है सरकार की तरफ से कि ये डायरेक्शन हमें लेना चाहिए। उसको लेना नहीं लेना आज भी एक स्कूल का फैसला है। तो एनईपी में बहुत अच्छे सजेशंस हैं, बहुत ट्रेनिंग्स हो रही है, मोमेंटम ज़रूर आया है, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द पेरेंट्स आर डिमांडिंग। पेरेंट्स उस स्कूल की कम्युनिटी के जो डिमांड करेंगे, स्कूल वो डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अब एनईपी स्कूल पढ़े उतना ही ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी पढ़ें, जिससे उन्हें भी समझ में आए कि मैथ्स और इंग्लिश के नंबर से ज़्यादा भी बड़ी एजुकेशन होती है। और वो चीज़ें जब अपने स्कूल से डिमांड करेंगे कि आपने मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास तो लगा दी, लेकिन आपने रीडिंग प्रोफिशिएंसी के लिए या बच्चों के कल्चरल एक्सपोजर के लिए क्या किया। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस समय भारत में और दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है पूरी सोसाइटी को, वो है शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम। और शिक्षा से जुड़े तमाम तरह के आंदोलन शिक्षा में सुधार को लेकर, शिक्षा की क्वालिटी को लेकर हो रहे हैं, शिक्षा के रोज़गार को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। और इन सब बातों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नमन कंदोई जी। नमन जी का परिचय अगर हम दें तो बहुत सारे देशों का परिचय भी हो जाता है, लेकिन पहले नमन जी आपका स्वागत। थैंक यू सर। नमन कंदोई जी मयूर स्कूल जयपुर के एमडी हैं। इसके साथ ही उनकी जो शिक्षा हुई है वो अमेरिका के जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हुई है। मैनेजमेंट भी उन्होंने अमेरिका से ही किया है। और जो स्कूल एजुकेशन है वो भारत के प्रतिष्ठित दून स्कूल से लेकर डीपीएस और जेवियर्स स्कूल जयपुर तक एक व्यापक क्षेत्र रहा है। अलग अलग तरह की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। नमन जी, इस समय हम देख रहे हैं देश में, अगर शुरुआत की बात करें, जेन जी से आगे जेन अल्फ़ा हाँ जी। की बातें चल रही हैं कि जेन अल्फ़ा की सोच क्या है। तो आप चूँकि एक अच्छा खासा स्कूल चला रहे हैं और स्कूल में जेन अल्फ़ा को ज़्यादा डील करते हैं, तो इस समय उस जेन अल्फ़ा की छोटे बच्चों की क्या मानसिकता चल रही है? सर, मेरा एक रूल है स्कूल के अंदर, जिस दिन मैं प्रेजेंट होता हूँ उस दिन कम से कम मैं 2 घंटे बच्चों की क्लास लेता हूँ। और डांटने वाली क्लास नहीं, पढ़ाने वाली क्लास लेता हूँ। तो काफ़ी आप पढ़ाते हैं क्लास? हाँ जी। तो उसका कारण भी यही है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रखते हैं, क्लास में पढ़ने के उनके क्या तरीके हैं, कौन किसके साथ बैठता है, किससे किसकी दोस्ती है, कौन ध्यान से सुनता है, कौन नहीं सुनता, उसका थोड़ा सा मुझे पता चलना चाहिए, ना कि सिर्फ टीचर की रिपोर्ट से। तो इस कारण से मैं बच्चों से काफ़ी एंगेज करता हूँ। और 2 चीज़ें बहुत इसमें सर, जो आपने सवाल पूछा कि जेन अल्फ़ा क्या सोचती है, 2 चीज़ें निकल के आई हैं। जेन अल्फ़ा बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है। तो मोस्टली मैंने देखा है कि अगर आप बच्चों का विश्वास पहले जीतने की कोशिश करें, पहले उनको कंफर्टेबल फील करें कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुमको ज्ञान देने नहीं आया, तो जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद वो आपकी सारी बात मानते हैं। आप उनको डांट के, आप उनको रूल की जो स्टिक है, छड़ी है, वो दिखा के आप उनसे कुछ नहीं करा आप सकते। उनको हाँक नहीं सकते। हाँ, आप उनको डरा नहीं सकते, आप उनको धमका नहीं सकते, लेकिन आप उनसे प्यार से, उनको समझ के उनसे कोई भी बातचीत कर सकते हैं। और उनसे कोई भी आपको आउटपुट चाहिए कि बेटा ये होमवर्क करके लाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप समझा के करेंगे, बच्चे ज़रूर करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जेन अल्फ़ा जो है इमोशनली सेंसिटिव एंड साथ में वेरी वेरी रीजनेबल एंड लॉजिकली ओरिएंटेड। आप उनको कारण देकर समझाएंगे, वो आपका सारा कहाँ मानते हैं। तो जो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्लासरूम में टीचर्स कई बार फेस करते हैं कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, दोनों का तोड़ यही है। सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कारण साथ चाहिए, रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उनसे एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उनसे बात करना चाहते हो। आपको जेन अल्फ़ा से बात करने के लिए उनके साथ बैठना पड़ेगा। तो क्या ये माने कि जेन अल्फ़ा जो है हमारी, ये एक नॉलेज एंड लॉजिक बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल, आई वुड लाइक टू बिलीव सो। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे स्कूल के बच्चों के साथ, वो इसी दिशा के तरफ मुझे पुश भी कर रहा है। बच्चों की तरफ से भी बहुत मोटिवेशन आ रही है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत क्लियर है। हर बच्चे के जो मन में सवाल हैं
मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सर। मैंने एक बार एक क्लास में ग्रेड 7 या 8 के बच्चे थे, हम लोग इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे और इकोनॉमिक्स में चर्चा हुई कि व्हाट इज़ मनी, मनी का क्या महत्व है। हम सोचते हैं कि बच्चे बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, बच्चों को सिर्फ चीज़ें चाहिए अपने माँ बाप से कि अगला तोहफा क्या दिला रहे हो, उसके आगे उनकी सोच नहीं है। एक बच्चे ने बहुत सटीक जवाब दिया, मनी इज़ द मेजर ऑफ योर एफर्ट्स, कि आप कोई चीज़ में मेहनत करते हो, आपने कितनी वैल्यू क्रिएट करी, ये उसका अंकन है, उसका अंकन है, उसको मापने का उसको मापने का तरीका है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। आई डोंट थिंक कोई इकोनॉमिक्स प्रोफेसर भी इतना सटीक जवाब उस चीज़ का दे सकता था। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा रीजनेबल, बहुत लॉजिक ओरिएंटेड एंड दे वांट टू ग्रो, बट दे वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड ग्रो विद इट। उनको सिर्फ दुनिया में अडेप्ट करके अपनी जगह नहीं बनानी, उनको दुनिया को समझ के दुनिया को उस दिशा में लेके जाना है जहाँ पर वो खुद रहना चाहते। तो ये जनरेशन, जैसे एक पुरानी जनरेशन थी जो मोटिवेशन लेती थी महापुरुषों से, दूसरी चीज़ों से, ये जनरेशन, इस जनरेशन के मोटिवेशन के सोर्सेज क्या है? मोटिवेशन के सोर्सेज देखिए, घरों में देखें तो बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं। आई एम ऑल्सो पेरेंट, मेरा एक बच्चा अभी 7 साल का है, एक बेटी 10 साल की है। तो बहुत जगहों से उनको इन्फ्लुएंस मिल रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे स्कूल में एक सीनियर प्रोफेशनल है जो इमोशनल वेलबींग के लिए स्कूल से अटैच्ड है, तो दीप्ति मैम आती हैं स्कूल में। एक बार उनसे ये चर्चा हो रही थी, उन्होंने ये चीज़ मुझे समझाई कि जो मिसिंग है वो है पेरेंट्स। क्योंकि हमारे ज़माने में हमारे माता पिता मोस्टली एक एवरेज हाउस होल्ड में हमारे दोस्त नहीं हुआ करते थे, एक डिस्टेंस था। हमने वो फ़र्क, वो गैप बड़ा हमें दुख भी पहुंचाता है। कई बार हमें जो इमोशनल प्रोटेक्शन चाहिए वो घर पे नहीं मिलता था। तो अब जो हमारे जनरेशन के पेरेंट्स हैं, मेरी उम्र के पेरेंट्स हैं, हमने ओवर कॉम्पनसेट किया है। अब हर पेरेंट जो है दोस्त पहले। लेकिन दीप्ति मैम ने ये चीज़ मुझे हाईलाइट करी कि अगर आप दोस्त नहीं भी बनोगे तो आपका बच्चा दूसरे दोस्त बना लेगा अपने हम उम्र के लोगों से या दूसरों जो भी है, जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच करे, है ना। लेकिन अगर आपने पेरेंटिंग छोड़ दी, जो एक पेरेंट की इन्फ्लुएंस होती है, तो वो कौन करेगा? पेरेंट तो आप ही बन सकते हो। आपके उसके चाचा चाची या अंकल आंट या आपके फ्रेंड्स भी पेरेंटिंग नहीं कर सकते। दे कैन बी फ्रेंड्स एज एडल्ट्स, दे कैन नॉट। बायोलॉजिकल भी है। तो मुझे लगता है बच्चे बहुत डेस्परेट हैं अपने पेरेंट्स की अटेंशन और उनकी गाइडेंस के लिए। आज मैं बच्चों को कहता हूँ कि राइट 2 लाइन्स अबाउट अ पर्सन यू एडमायर। 95% बच्चे सर या तो अपने फादर या मदर का नाम लेते हैं। तो ये हमसे अलग जनरेशन नहीं है इन दिस रेस कि हम अपने बच्चों को वो चीज़ें दें जो हमें नहीं मिली, हम वो चीज़ें देना भूल गए जो हमें बहुत मिली थी। वो था हमारे पेरेंट्स का अटेंशन। सो आई थिंक आवर चिल्ड्रन, ऑनेस्टली पेरेंट्स, इज दे आर सीकिंग आवर अटेंशन, दे आर सीकिंग आवर टाइम, और वो देना सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी वही है सबसे ज़्यादा। बच्चे उसके लिए वेट कर रहे हैं सर, और नहीं मिलता तो इधर उधर देखते हैं। तो आपने जो कहा कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बच्चे मोटिवेशन ले रहे हैं, ठीक लगता है आपको? उसकी फ़िल्टरिंग का क्या प्रोसेस होना चाहिए? सर उसकी जिम्मेवारी दोबारा पेरेंट्स की है। आज हर सोशल मीडिया ऐप के ऊपर पेरेंटल कंट्रोल्स हैं। अगर हम 10 मिनट लेके उन कंट्रोल्स, उन सेटिंग्स को समझने की कोशिश करें कि एज अप्रोप्रिएट मटेरियल मेरा बच्चा कंज्यूम कर सके, लेकिन जो इन अप्रोप्रिएट मटेरियल वो मेरे बच्चे तक ना जा सके। एक और इसका एक सिंपल सा तोड़ है। पहले मेरे भी घर में बच्चों को आईपैड दे रखा था या कुछ दे रखा था, वो एक पर्सनल और प्राइवेट डिवाइस होती है। तो बच्चा आपके कमरे में भी, आपके सामने भी बैठा है तो स्क्रीन अपनी तरफ करके बैठा है। वो जैसे ही आप उसकी तरफ जाएंगे वो ऐप बदल देगा या स्क्रीन ऑफ कर देगा। तो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते बच्चा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो हमने घर में भी ये बदलाव लाया। हमने सारे पर्सनल और प्राइवेट डिवाइसेस बच्चों के हटा दिए। मैंने एक डेस्कटॉप लगाया एक ऐसी जगह जहाँ से घर का कोई ना कोई मेंबर आता जाता रहता है, और स्क्रीन मेंबर की तरफ कोई भी आते जाते स्क्रीन देख सकता है कि बच्चा क्या देख रहे हैं। इसमें एक बहुत मेजर शिफ्ट आया। अब बच्चे उसी डिवाइस को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं। कोई अच्छी चीज़ होती है तो बोल देते हैं कि पापा ये मैं ओरिगामी बनाने का ना कोई इसमें प्रोसेस दिखा रखा है कि स्वान कैसे बनेगी, वो देख रहा हूँ, एंड आई कैन वेरीफाई इट इंस्टेंटली। या उसको कई बार पता भी नहीं चलता, वो अपना कुछ वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं पीछे से आई जस्ट ग्लैंस ओवर कि क्या देख रहे हैं बच्चे, कुछ गलत तो नहीं देख रहे। तो मेरे हिसाब से ये जो पर्सनल प्राइवेट डिवाइसेस हैं ये कन्वीनियंस से ज़्यादा हार्मफुल है। आप बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए, बट डिवाइस ऐसा रखिए जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो चॉइस नहीं है तो पेरेंटल कंट्रोल्स हर ऐप में अवेलेबल हैं, उनको एक्सरसाइज कीजिए। और इसके साथ ही एक और जुड़ा सवाल है कि जो ऐप्स हैं या जो गैजेट्स हैं वो हमको
और सोसाइटी के इंटरेक्शन से थोड़ा बच्चों को दूर करते हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी दूर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन का लेवल बच्चों में कितना होना चाहिए और कैसे बढ़े? सर उसके लिए डिवाइस तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक स्क्रीन स्विच ऑफ नहीं होगी तब तक हमारा अटेंशन दूसरी चीज़ों पे नहीं जाएगा। और उसके लिए हमें बच्चों को एनकरेज भी करना पड़ेगा, बाधाएं भी बनानी पड़ेंगी कि बच्चा बहुत ईजिली उसके लिए डिवाइस एक्सेसिबल नहीं है। आप इंडिविजुअल बच्चों को डिवाइसेस मत दीजिए। बच्चों की एक शिकायत रहती है कि मम्मी पापा मैं बोर हो रहा हूँ, और हमें लगता है कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने की। तो अब हमने एक नया आंसर बनाया। जैसे ही बच्चा बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ दैट्स अ लग्जरी, ये एक प्रिविलेज है आपकी कि आप बोर हो सकते हो, इतनी फुर्सत निकाल सकते हो, ये एक प्रिविलेज है, तो आप इसके बारे में शिकायत क्यों कर रहे हो? जो भी करना है आप अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ जाओ, नीचे जाओ, ग्राउंड में कोई बच्चा मिल जाएगा, वो भी बोर हो रहा होगा, मिलके कुछ कर लो। तो शुरुआत में थोड़ा सा वक्त हमने निकाला। बच्चे जब कह रहे थे कि हमें कुछ करना है, तो हमने भी अपना स्क्रीन ऑफ किया, बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने चले गए या कुछ करने चले गए, या बच्चों के साथ किचन में बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, तो किचन में जो भी काम कर रहे हैं घर में, चाहे मदर हैं, फादर हैं, कोई स्टाफ मेम्बर है, बच्चों को उनके साथ लगा दो, चलो सैंडविच बनाते हैं, आप ब्रेड के एजेस काट के दो या आप उस पर केचप लगा के दो। छोटा छोटा काम, कुछ छोटे छोटे काम बच्चों को देने बहुत ज़रूरी हैं। उससे बच्चा क्या है, अपनी प्रोडक्टिविटी पहचानता है और उसको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट में मिलता है। तो छोटे छोटे टास्क भी जब वो पूरे करता है, बेटा ये कपड़े जो है प्रेस होके आए हैं, इनको आप अलमारी में रखाओ पापा की, उसके बाद बच्चे को जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, चाहे छोटा ही सही, लेकिन उससे वो रियलाइज़ करता है कि दूसरों के लिए काम करना इज़ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो फिर वो दूसरे बच्चों के साथ भी मिलेंगे, घर के बड़ों का भी काम करेंगे, धीरे धीरे उनका वो बोर्डम भी कम हो जाएगा और बच्चे सोशल इंटरेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज उसमें एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल रहा था। सो स्मॉल हाउस होल्ड चोर्स जो हम कहते हैं, ये कोई भी टास्क जो भी एज अप्रोप्रिएट है। आज 6 साल का बच्चा है तो वो अपना कमरे का डस्टबिन तो खाली कर सकता है। आज कोई बड़ा बच्चा है तो वो कपड़े तय भी कर सकता है, वो किसी के लिए खाना भी बना सकता है, बेड ठीक कर सकता है। तो कुछ कुछ काम मेरे को लगता है बच्चों को देने चाहिए, उससे उनका सोशल कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो आपने तो यूएस का भी एजुकेशन सिस्टम बहुत नज़दीक से देखा है, आप एक उसका हिस्सा बनकर देखा है और अब खुद आप एक एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो वहाँ के सिस्टम में और यहाँ पर जैसे हमने बात की ना सोसाइटी की अभी, तो वहाँ पर तो कोई कोचिंग का बोझ नहीं है बच्चे पे, कोई ट्यूशन का बोझ भी बहुत कम है, इसलिए उसके पास समय भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि औसत जो भारत का बच्चा है उसके ऊपर बोझ और दबाव भी इतना ज़्यादा है एजुकेशन का ही अपने आप में, एजुकेशन का या कहें आगे चलकर सक्सेस का, कि उसके पास सही में समय कम है? ऐसा लगता है क्या आपको कि उस अपनी हॉबीज़ के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए? सर मेरा ये मानना है कि बोझ तो दोनों जगह है। यहाँ पर बोझ है कि मैथ्स की ट्यूशन है स्कूल के बाद, उसके बाद टेनिस की क्लास है, उसके बाद कुछ और है। यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट है। और जो मैंने यूएस में देखा, वहाँ पर बच्चे पे बोझ है कुछ करने का नहीं, लेकिन जिम्मेवारी उठाने का। वहाँ कोई आपके लिए फ़ैसला नहीं ले रहा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप खुद से कोई किताब उठाइए, इंटरनेट पे जाइए, उसका सल्यूशन ढूंढिए, खुद को समझाइए, या अपने स्कूल टीचर से अगले दिन पूछिएगा। तो वहाँ पर बच्चे जिम्मेवारी बहुत शोल्डर करते हैं सर। छोटी सी उम्र से उनकी जिम्मेवारी है उनकी पढ़ाई। और हमारे यहाँ पे बच्चा बिजी बहुत है, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, क्योंकि बच्चा जिम्मेवारी से कुछ नहीं कर रहा है। हर चीज़ बच्चे के लिए करी जा रही है। क्लास जो है, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये सारे फैसले माँ बाप ले रहे हैं या टीचर्स ले रहे हैं। तो बच्चा जो है अपनी एजेंसी जो होती है एक बच्चे की, वो खो रहा है। तो हम बच्चे को बहुत बिजी रख रहे हैं, एक बोझ डाल रहे हैं कि आपको ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेप्थ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है। आज अगर आप किसी भी स्कूल के पीटीएम में जाएंगे तो दोनों तरफ से, एक तरफ टीचर्स बैठे हैं, एक तरफ मम्मी पापा बैठे हैं, बच्चा बीच में साइड में स्टूल पे बैठा है। जो एक दृश्य होता है, टीचर बोलता है सर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 10 बार हमने आपको स्कूल बुलाया, बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप आते ही नहीं है। माँ बाप कह रहे हैं मेरा बच्चा तो कह रहा है कि मैम जो है मेरे क्वेश्चन क्लास में आंसर नहीं करती, बोल देती है बाद में समझाऊंगी, करेक्शन टाइम पे नहीं कर रही है, कैसे पढ़ेगा। इन सब में बच्चा साइड में बैठ के सोच रहे हैं मेरी तो गलती नहीं है, या तो मेरे माँ बाप के पास टाइम नहीं है, या मेरा टीचर अच्छा नहीं है। लेकिन पढ़ने की जिम्मेवारी सबसे पहले विद्यार्थी की खुद की है। तो मुझे ये लगता है कि वेस्टर्न कल्चर में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लर्नर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, उसको बिल्कुल डाइल्यूट नहीं किया जाता।
हम ज़्यादा करने के पीछे उस सेल्फ लर्नर एट्रीब्यूट्स को एकदम डिमिनिश कर देते हैं। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ चेंजेस शायद इस तरह के सुझाए गए हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी जोड़ा गया है, टेक्निकल एजुकेशन को भी जोड़ा गया, कुछ नतीजे उसके नज़र आ रहे हैं क्या? सर मुझे ये लगता है कि NEP में बहुत सारे अच्छे सजेशंस हैं। अच्छे स्कूल्स वो चीज़ें पहले से भी कर रहे थे और अब भी करते रहेंगे। और जो स्कूल की इंटेंट नहीं है, जिस स्कूल का क्लेम टू फेम सिंपली ये है कि मेरे बच्चों के बोर्ड में अच्छे नंबर आते हैं या मेरे बच्चे IIT के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर NEP कंप्लाइंट वो अपने आप को दिखा देंगे, लेकिन काम उसी पद्धति पे करेंगे जिस पे हो रहा था। तो मुझे लगता है NEP का इन्फ्लुएंस इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि एज एन एजुकेटर अब मुझे बताया गया है सरकार की तरफ से कि ये डायरेक्शन हमें लेना चाहिए। उसको लेना नहीं लेना आज भी एक स्कूल का फैसला है। तो NEP में बहुत अच्छे सजेशंस हैं, बहुत ट्रेनिंग्स हो रही है, एक मोमेंटम ज़रूर आया है, बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द पेरेंट्स आर डिमांडिंग। पेरेंट्स उस स्कूल की कम्युनिटी की जो डिमांड करेंगे, स्कूल वो डिमांड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करेगा। अब NEP स्कूल पढ़े उतना ही ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी पढ़ें, जिससे उन्हें भी समझ में आए कि मैथ्स और इंग्लिश के नंबर से ज़्यादा भी बड़ी एजुकेशन होती है। और वो चीज़ें जब अपने स्कूल से डिमांड करेंगे कि आपने मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास तो लगा दी, लेकिन आपने रीडिंग प्रोफिशिएंसी के लिए या बच्चों के कल्चरल एक्सपोजर के लिए क्या किया, तो स्कूल उस पर काम। ये सवाल अभी शायद उठते ही नहीं है। सारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के चारों तरफ घूम रहा है। बिल्कुल सर, आज भी मैं कई बार मजाक भी करता हूँ अपनी टीम के साथ कि एडमिशन से पहले एवरी पेरेंट डिमांड्स होलिस्टिक एजुकेशन, एक बज़वर्ड है। और जब पहला PTM होता है, पहला रिपोर्ट कार्ड आता है, तो सवाल एक ही आता है, मैथ्स में कितने? मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। ये बहुत विचित्र स्थिति है कि इसके अलावा भी दुनिया बहुत बहुत बड़ी दुनिया पड़ी हुई है। तो आपने अपने स्कूल में इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं? सर पहला कदम तो ये उठाया कि मेरा पढ़ाई का एक्सपोजर फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स की वजह से काफ़ी अच्छा रहा, स्कूल एजुकेशन का भी और हायर एजुकेशन का भी। हर पेरेंट सेल्फिश होता है इस मामले में कि मुझे जो मिला मैं अपने बच्चे को उसमें एक जोड़ के ही कुछ दूँ, उससे अच्छा दे पाऊँ। तो पहली चीज़ जो मैंने करी, मेरे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और मेरे घर में सबको बैन है कि स्कूल में जो चीज़ नहीं हो रही वो हम अलग से नहीं कराएंगे। तो जो भी हमें अंदर से एज अ पेरेंट फील होता है कि मेरा बच्चा ये तो सीखना चाहिए, तो वो हम स्कूल के प्रोग्राम में वी इंटरवीव विद द स्कूल डिज़ाइन। यानी आपके बच्चे आपके स्कूल में अपने स्कूल में तो जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो मेरे घर में भी वही हो रहा है। तो उसके चलते क्या एक इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं आता कि इससे मेरे भी बच्चे को फ़ायदा है। ये अक्सर सरकारी टीचर्स पर सवाल आता है हाँ जी, कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी यही होना चाहिए सर, प्राइवेट स्कूल में भी यही होना चाहिए। आज अगर मेरे स्कूल का प्रोग्राम आपके बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, तो मेरे बच्चे के लिए क्यों नहीं बहुत बढ़िया? सो दैट कीप्स अस ऑनेस्ट। सेकेंड थिंग इज़, हमने एक क्लीन शीट अप्रोच ली। हमने कोई स्कूल कंसल्टेंट नहीं हायर किया कि स्कूल चलाते हुए कई स्कूल कंसल्टेंट्स होते हैं जो बताते हैं ये कंप्लायंस है, ये मॉडल्स है, ऐसे टाइम टेबल बनता है। हमने किसी को हायर नहीं किया। हमने क्वेश्चंस लिखना शुरू किया, सर्वेज़ किए अपने फ्रेंड से, नॉन जो भी पेरेंट्स हैं स्कूल गोइंग एज के बच्चों के, सर्वेज़ किए कि आपके क्या चैलेंजेस हैं, आप सक्सेस को कैसे डिफ़ाइन करते हो, आप अपने स्कूल को फॉन्डली याद करते हो तो क्यों याद करते हो, और अगर आपको कुछ बैड मेमोरीज हैं स्कूल की तो किन कारणों से है। उसके अराउंड हमने स्कूल का जो है पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया एंड एक्टिवली वी रिसर्च फॉर 2 years बिफोर वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट सेशन कि ये स्कूल जो है ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए काम करता है, ना कि पेरेंट्स की एक ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। हमने स्कूल ऐसा बनाया जहाँ पे जो पेरेंट की विज़िट होती है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। हम पेरेंट्स को ऐसी कोई स्पेस विजिट नहीं कराते जहाँ पे बच्चा क्लास 1 से उस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। आज कई स्कूलों में, बिफोर आई स्टार्टेड माई स्कूल, मेरे बच्चे भी दूसरे स्कूल में जाते थे, हम विजिट पे गए, हमें बहुत बड़ी दुनिया दिखाई गई कि ये लैब है, ये कमरा है, ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सब होता है। मेरी बच्ची 1 साल वहाँ स्कूल में पढ़ी, उसका तो एक्सपीरियंस उसकी क्लासरूम के बाहर ज़ीरो था। उसने तो पूरे साल सिर्फ क्लासरूम देखी, हमने बहुत कुछ देखा फैसला लेने से पहले। तो हम कोशिश करते हैं सर कि जितना ऑथेंटिक तरीके से हम काम कर सकें वो करें, और पेरेंट्स जो हैं इस कॉन्वर्सेशन का हमेशा हिस्सा बनते हैं। आज वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। एनी पेरेंट हु विशेस टू मीट द प्रिंसिपल या क्लास टीचर्स या डायरेक्टर, एनीबडी, हो सकता है हम टाइम 2 दिन बाद का दें, लेकिन हम ज़रूर मिलते हैं कि स्कूल क्या चाहता है ये हम पेरेंट्स को समझाएं। जो हमारी ओरिएंटेशन होती है, मैं पर्सनली लेता हूँ एडमिशन के बाद, तो ओरिएंटेशन 2-2.5 घंटे का तो सेशन मैं खुद लेता हूँ सभी बच्चों का।
सभी पेरेंट्स का जो जिन्होंने एडमिशन लिया है कि स्कूल क्या करना चाहता है, ऐसी चीज़ें क्यों करना चाहता है और वो टारगेट्स को कैसे अचीव करेगा, जिससे अगर पेरेंट्स और स्कूल सिंक में रहेंगे, जितना स्कूल एनवायरनमेंट और होम एनवायरनमेंट जितना आसपास रहेगा उतना बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अब स्कूल के अंदर एक तरीके से पढ़ाई होती है, एक सिस्टम होता है, और घर में बच्चे को कोई ऑब्जर्व नहीं करा, घर पे कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि सही एनवायरनमेंट क्या है, क्या मुझे ऐसे काम करना चाहिए, मुझे ऐसे काम करना चाहिए। सो पेरेंट्स ऑफन आस्क मी दिस क्वेश्चन कि आपका स्कूल बेटर है या वो स्कूल बेटर है। स्कूल सारे अच्छे हैं, हर स्कूल अपनी तरफ से बच्चों के लिए कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक ही चीज़ देखनी है कि आपका होम एनवायरनमेंट और आपकी जो चाइल्ड की एक ग्रोथ की साइकोलॉजिकल ग्रोथ की जो थ्योरी है एज अ पेरेंट, वो किस स्कूल से मैच करती है, क्योंकि वो मैच करेगी तो बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो टीचर कहता है वही मम्मी पापा कहते हैं, जो होम एनवायरनमेंट है वैसा ही स्कूल एनवायरनमेंट। पर आपका जो स्कूल है वो एक बहुत इलीट ब्रांड मेयो से एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है मेयो से। तो और आपके स्कूल में आरटीई के तहत जो बच्चों के एडमिशन होते हैं वे भी पढ़ते हैं, यानी एक तरफ इलीट है और एक तरफ जो भारत की असली जनता है उसके पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां जो वो भी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। इनके बीच का जो बैलेंस है वो कैसे बनाते हैं? ये आपको लगता है कि कोई गैप है इस आता है बच्चों के लेवल पर? सर आरटीई के स्टूडेंट्स एंटर करते हैं स्कूल में क्लास 1 में। पहले 2 साल अगर आप उस क्लास से इंटरेक्ट करेंगे क्लास 1 और क्लास 2 में, तो शायद आप बता पाएंगे कि ये बच्चे डायरेक्ट एडमिशन है, ये बच्चे आरटीई के थ्रू आए हैं। क्लास 3 में मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी पेरेंट को या विजिटर को कि आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता दो कि कौन सा डायरेक्ट एडमिशन का बच्चा था और कौन सा आरटीई का बच्चा था। तो माहौल की बात है सर, बच्चों को अगर एनकरेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है, सपोर्टिव टीचर्स मिलते हैं, तो कई हद तक जो मान लीजिए उनकी प्री प्राइमरी एजुकेशन में या होम एनवायरनमेंट में अगर कोई रिसोर्सेज में गैप होता है वो फुलफिल हो जाते हैं। एंड एज अ स्कूल हमारा एक थंब रूल है कि बच्चा चाहे फ़ी पेइंग हो या नहीं हो, स्कूल में जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे बच्चों को बराबर दिए जाएंगे। तो आज स्कूल में कोई ऐप है जो हम यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग पर्पस के लिए, या स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक्स भी हैं, तो गवर्नमेंट का रूल भी है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स भी हम सारे बच्चों को फ्री में देते हैं कि कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं बुक खरीदने की क्षमता नहीं रखता था। तो जितने भी रिसोर्सेज, जितना भी पार्टिसिपेशन है, आज स्कूल में कोई पिकनिक होती है या कोई फील्ड ट्रिप होता है, मान लीजिए साइंस पार्क बच्चों को लेके जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे बच्चे जाएंगे, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। सो इंक्लूसिविटी इज़ डिज़ाइंड इनटू द सिस्टम। क्लास का जो एलोकेशन होता है, सेक्शंस जो हैं, हमने ABCD नाम हटाए। ये एक बड़ा सवाल था कि अक्सर आरटीई के बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है, तो आपके यहाँ तो सर मेरे एडमिन ऑफिसर के अलावा किसी को नहीं पता कौन आरटी का स्टूडेंट है। मेरे पास भी उन बच्चों की कोई लिस्ट नहीं है। और जो सेक्शंस हैं ABCD हटा के हमने उनको फूलों के नाम दे दिए, ट्यूलिप, डैफोडिल, हाउसेज ऑर्किड, हमने वो नाम सेक्शंस को दे दिए कि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आज ऑर्किड ज़्यादा खूबसूरत है या ट्यूलिप ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता, दोनों अपनी जगह रखते हैं। तो बच्चों को भी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलता है कि आई एम नॉट डिग्रेडेड, आई एम नॉट पार्ट ऑफ अ स्लोअर ग्रुप, आई एम पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप। और हेट्रोजेनस मिक्स रखते हैं सर। हर साल जो बच्चों की लिस्ट होती है, हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसको रैंडमली 4 सेक्शन में स्कैटर करते हैं। द ओनली थिंग वी लुक टू डू इज़ कि बॉयज़ गर्ल्स का बैलेंस जितना हो सके वो मेंटेन होना चाहिए। उसके अलावा इट्स अ कंप्लीट रैंडम एलोकेशन। और इसके अलावा और इस मुद्दे पर आरटीई का जो मुद्दा है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, पेरेंट्स की क्या रिएक्शन रहती है जो आपने प्रयोग किया? क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा शायद नहीं किया जाता है। सर पेरेंट्स पुशबैक करते हैं इस चीज़ पे। मेरे पास बहुत ही, मुझे ये बात अखरी थी जब हुई थी, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा। कई बार पेरेंट्स एडमिशन पे बोलते भी हैं कि हम एडमिशन तब लेंगे अगर आप गारंटी करते हैं मेरे बच्चे के साथ आरटीई का बच्चा उस सेक्शन में नहीं होगा। ऐसे पेरेंट्स को हम एडमिशन नहीं देते, या हम उन्हें साफ कर देते हैं कि जी ये तो होगा, रैंडम एलोकेशन है, आएंगे बच्चे, हम उस चीज़ को आपके लिए मैनेज नहीं करेंगे। और जहाँ तक मैंने देखा है सर, मेरे भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके भी दोस्त आरटीई के स्टूडेंट्स भी हैं और जनरल स्टूडेंट्स भी हैं जो फ़ी पेइंग स्टूडेंट्स हैं। वी हैव नेवर डिस्टिंग्विश्ड, एंड द ब्यूटी इज़ हमारे जो पेइंग वर्क के द हैव्स एंड द हैव नॉट्स में से जो हैव्स वाली साइड पे इक्वेशन में जो बच्चे हैं, दे हैव मोर टू लर्न फ्रॉम द अदर साइड। क्योंकि जो हम स्टूडेंट एजेंसी और ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि बच्चा कितना सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भरता एक बच्चे में कितनी है, वो जो बच्चे आरटी वर्ग से आते हैं उनमें ज़्यादा है, क्योंकि उनको वो सपोर्ट सिस्टम्स घर पे अवेलेबल नहीं है जो हमारे बच्चों को अवेलेबल है। तो वो बच्चे निडर भी ज़्यादा हैं, वो बच्चे इंडिपेंडेंट भी ज़्यादा हैं और अपनी पढ़ाई का जिम्मा खुद उठाना जानते हैं।
तो मुझे ये लगता है वो बच्चे जब हमारे एक हेट्रोजेनस मिक्स का पार्ट होते हैं, देर इज़ अ लार्जर बेनिफिट टू दी होल क्लासरूम। हर बच्चे को उससे फ़ायदा है। और सर दुनिया बहुत बड़ी है। एक चीज़ मैंने देखी थी जब मैं लंदन में पढ़ रहा था, मेरा मास्टर्स लंदन में था, तो आई कम फ्रॉम अ एफ्लुएंट फैमिली बैकग्राउंड। वहाँ जाके रियलाइज़ होता है देर इज़ ऑलवेज अ बिगर फिश इन दी ओशन। उस चीज़ का एहसास हो जाता है कि सिर्फ दुनिया में आप ही नहीं। दुनिया में आप अकेले नहीं हो, बिल्कुल, और एवरीबडी हैज़ समथिंग दे कंट्रीब्यूट इन अ लार्जर ग्रुप। तो आई इट वाज अ नर्वस डिसीजन फॉर अस कि हम ये जो कर रहे हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा, हमें भी पता नहीं था। बट स्कूल को अब 3-4 साल हो गए हैं एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि हेट्रोजेनस क्लासरूम हैज़ नॉट फेल्ड माई स्कूल इन एनीथिंग। तो एक्सपेंशन का क्या प्लान है? सर अभी तो ग्रोइंग स्कूल है। जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, थैंक्स टू आवर सोसाइटी जिसके तहत स्कूल चलता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करीब 1500 बच्चे ईजिली अकोमोडेट कर सकता है। आज मेरे स्कूल में 500 ही बच्चे हैं, तो अभी तो एक्सपेंशन का सोचा नहीं। और फ्यूचर में भी आइडिया यही है कि वी वांट टू बी थॉट लीडर्स इन द स्पेस। हमारा स्कूल इसलिए नहीं जाना जाए कि यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं या इनकी 20 ब्रांचेज हैं। हमारा स्कूल इसलिए जाना जाए कि ये स्कूल वो काम करता है जो बाकी स्कूल्स के लिए एक दिशा बनती है, एक मार्ग बनता है। सो वी वांट टू बी थॉट लीडर्स इन आवर स्पेस रादर देन द मोस्ट प्रॉफिटेबल और द लार्जेस्ट स्कूल। तो इसके लिए पेरेंट्स की तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्कूल से, और आपकी पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है? किस तरह से वो अपने बच्चों को पालें जिससे आप, जो आपकी बातों से लगा कि आपके पास एक सपना है, एक ड्रीम है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए आखिर अंत में चलकर। सर एजुकेशन इज सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग जी। तो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? सर पेरेंट्स से पहली चीज़ अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, थोड़ी सी रूड शायद लग सकती है, इट इज़ नॉट एरोगेंस, ऑनेस्ट फीडबैक वो है। असल में, और मैं आपको रोकूंगा, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि मेरी बातें कड़वी नहीं है, तुम्हारी जीभ का स्वाद खराब हो चुका है। तो आपकी बात रूड नहीं होगी, बिल्कुल। वो लोगों का टेस्ट बिगड़ चुका है। सर पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप स्कूल के स्पॉन्सर्स हैं, आप स्कूल के क्लाइंट्स नहीं हैं। तो पहले वो फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। आज स्कूल में पीटीए भी फॉर्म होता है, काउंसिल भी होती है, कमिटीज़ में लीगली वी आर बाउंड टू इंक्लूड पेरेंट्स ऑल्सो इन दैट ग्रुप। तो अपनी वॉइस रखिए, लेकिन स्कूल के चैलेंजेस, स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स समझते हुए रखिए। और स्कूल कभी एक बच्चे के लिए काम नहीं करता, स्कूल अपनी स्टूडेंट बॉडी के लिए, कंप्लीट जो कोहोर्ट है उसके लिए कलेक्टिवली डिसीजंस लेता है। तो कई बार पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो क्लाइंट्स नहीं है, वो स्पॉन्सर्स हैं, और कि केवल उनका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, स्कूल के अंदर और भी बच्चे पढ़ते हैं, एंड स्कूल्स डिसीजंस विल ऑलवेज बी फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस। पेरेंट्स क्लाइंट्स नहीं है, इसका मतलब एक और भी निकलता है कि शिक्षा व्यापार नहीं है। शिक्षा व्यापार होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक हमारे देश में जो ये कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं कि एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट केवल नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी या ट्रस्ट चला सकता है, ये बहुत बढ़िया फैसला है। एंड आई वुड लाइक टू स्पीक टू अदर प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स कि अगर आपको एजुकेशन से पैसा कमाना है तो आप एक एडटेक कंपनी खड़ी कीजिए, आप यूनिफॉर्म वेंडर बनिए, कुछ भी आप बुक पब्लिशर बनिए, वहाँ पर आप लीगली भी एंड मेक मनी। बट अगर आपको स्कूल चलाना है जहाँ पे एक बच्चे का फ्यूचर, एक परिवार का फ्यूचर का जिम्मा आपको सौंपा गया है, तो उसका एक सोशल एंगल आपको ज़रूर अपने जहन में रखना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाना कांट बी द ऑब्जेक्टिव। येस, देर इज़ गुड मनी इन रनिंग अ स्कूल, देर कैन बी गुड मनी, पेरेंट्स आर विलिंग टू पे, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। तो अभी बात जब शिक्षा की पूरे देश में हो रही है तो कुछ आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। जी। भारत में जीडीपी का 4.1% एजुकेशन पर खर्च होता है। यूरोप में इससे बहुत ज़्यादा नहीं है, 6% से, फिनलैंड वगैरह में 7-8% भी होता है। लेकिन उनकी इकोनॉमीज़ इतनी बड़ी हैं कि पर स्टूडेंट जो बजट एलोकेशन है, जो भारत में $600 से $800 है एनुअल एक विद्यार्थी पर खर्च, और यूरोप में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, $2,000-3,000 या $10,000 तक भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा पर जो निवेश हो रहा है भारत में, और इसमें एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जो 4.1% जीडीपी का हम खर्च भी कर रहे हैं सरकारी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसका 80 से 85% सिर्फ सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए? सर
परसेंटेज और जीडीपी टर्म्स में या गवर्नमेंट के बजट एलोकेशंस में तो देखिए बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। जो आपका पिछला सवाल था कि स्कूल्स के अंदर फ़ीस है या स्कूल को एज अ बिज़नेस बहुत लोग ट्रीट करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीस इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी स्टडी पेस। और वो इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो जहाँ पर डिमांड इज़ ग्रेटर देन द सप्लाई, तो प्योर इकोनॉमिक्स है, द मार्केट फोर्सेस विल बेनिफिट द स्कूल ऑपरेटर। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल कितना स्पेंड करता है वो डिपेंड करता है कि एज अ नेशन कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो अगर नेशन एक्सपेंडिचर नहीं करेगा तो प्राइवेट इंडिविजुअल का एक्सपेंस उस चीज़ का बढ़ेगा ही। आज अगर देश का जीडीपी का 4% है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, तो एक फैमिली का मैं मानता हूँ कम से कम 15 से 20% हो। बिल्कुल है, करीब 1 लाख रुपए सालाना खर्च कैलकुलेट किया गया है एक फैमिली का एजुकेशन। तो जहाँ पर वो इतना स्क्यूड बैलेंस है, तो इसमें पहल सरकार को ही करनी पड़ेगी। इसमें एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हमें भी डिमांड करना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना है कि जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल स्पेंड ज़्यादा करता है वहाँ पर एक कैज़म बिल्ड होता जाएगा। कुछ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, डिज़ाइंस ऑफ एकेडमिक डिलीवरी, वो सब ज़्यादा मिलेगा। कुछ बच्चों को एकदम बेसिक पढ़ाई मिलेगी। तो जिनको एजुकेशन मिल रही है उनमें भी गैप ज़्यादा आएगा। तो अगर ये गैप को मिनिमम रखना है और वो हर सिटीज़न के इंटरेस्ट में है, मैं आज अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने की क्षमता रखता हूँ फाइनेंशियली, लेकिन अगर मैंने उनके साथ बाकी बच्चों को जो शायद उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे उनको एजुकेट करने की कोशिश नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों को जो एक कम्युनिटी चाहिए, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में, वो नहीं मिल पाएगी। तो ये हर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में है कि जो गैप है इसको हम ब्रिज करें, और इसको ब्रिज करने का सबसे सही तरीका सरकार के थ्रू ही हो सकता है, वेयर दी एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज टर्म्स इज़ ग्रेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जिससे प्राइवेट एंटिटी का एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो सके और वो गैप कम हो सके, वरना वो गैप बढ़ता जाएगा सर। वही सवाल आता है कि यहाँ हिंदुस्तान में 40 बच्चों पर एक टीचर का रेशो आ रहा है, यूरोप में 12 बच्चों पर एक टीचर का। तो क्वालिटी एजुकेशन का टीचर क्या इस क्वांटिटी से क्या रिलेशन है? सर फ़र्क पड़ता है। आज मैं कहूँगा हमारा स्कूल एक एलीट स्कूल के वर्ग में गिना जा सकता है। हमारे स्कूल में 7 बच्चों पे एक टीचर। 7 बच्चों पर एक? हाँ जी। तो फ़र्क तो आता है सर। आज एक टीचर कितना टाइम एक बच्चे को समझने में, उस बच्चे की जो लर्निंग गैप्स हैं उनको एड्रेस करने में कितना टाइम स्पेंड कर सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट रेशियो। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होगा। और एजुकेशन इज़ लाइक द मेडिकल इंडस्ट्री, आप हर सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। एक टीचर आज एक बच्चे को जिस तरीके से एक टॉपिक पढ़ाती है, वही टीचर उसी बच्चे को 3 दिन के बाद उसको अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। उसका नज़रिया बदल जाता है। बच्चा बदल रहा है, टीचर बदल रहा है। बच्चे का घर पे आज सुबह किसी दोस्त से झगड़ा हो गया बस में आते हुए, उसको अलग तरीके से उस दिन समझाना पड़ेगा। तो एजुकेशन में जितना ज़्यादा ये रेशो इज़ लार्जर कि 40:1 है, तो वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाएंगे और फिर बच्चे छूटते चले जाएंगे। और जितना रेशो इज़ क्लोजर टू 1:12 और 1:10, आई वुड से मेरे स्कूल का टारगेट है कि एट फुल कैपेसिटी व्हेन वी ऑप्टिमाइज फर्दर, तो 1:10 का हमारा टारगेट है, उससे बियॉन्ड हम नहीं जाएंगे। ये भी यूनेस्को ने जो डिक्लेयर किया है उससे ज़्यादा अच्छा है आपका, अगर 1:10 है। बिल्कुल सर, क्योंकि आज सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल अलग नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जहाँ पर फीस काफ़ी लाखों में है, वहाँ पर भी एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हो रहा है। लेकिन वो एक्सपेंडिचर अगर टीचर्स पे हो, उनकी ट्रेनिंग पे हो, स्टूडेंट टीचर रेशो पे हो, तो बेटर आउटकम्स लॉन्ग टर्म में आएंगे। वरना वही है कि पेरेंट की विजिट पे तो बहुत चकाचौंध नज़र आती है, होटल लॉबी जैसा दिखता है, लेकिन वो के दिन सब अच्छा होता है। लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एलीट स्कूल्स में भी बच्चों को प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो इज़ अ शॉर्ट मेट्रिक ऑफ असेसिंग कि स्कूल कितना खर्चा एजुकेशन पे कर रहा है और कितना खर्चा दिखावे पे कर रहा है। तो आपको क्या लगता है जो सरकारी स्कूल हैं और अब जो एलीट ना भी कहें तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बीच जो गैप है वो कितना बढ़ चुका है? सर कम से कम अगर मैं सोचूं कि हम बहुत मेहनत करें तो फिर भी हमें 15 साल लग जाएंगे वो गैप को मीट आउट करते हुए। तो ये हम किस डायरेक्शन में देश हमारा बढ़ रहा है कि हम 25 करोड़ बच्चे हैं जिनमें से शायद आधे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आधे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो ये गैप जो आपने कहा 15-20 साल लगेंगे और ये गैप कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है हर दिन। बिल्कुल सर।
तो इसके लिए क्या आपको लगता है होना क्या चाहिए असल में? सर बहुत क्रिटिकल अवस्था है, क्योंकि आज तक फिर भी जो एक बेसिक स्टैंडर्ड पढ़ाई होती है कि आपने एनसीईआरटी की किताब को अच्छे से याद कर लिया, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो आपका एक परिवार चलाने का ज़रिया या आपका एक घर चलाने का ज़रिया एक जॉब से निकल सकता था। तो जो सरकारी स्कूल या थोड़े फाइनेंशियली चैलेंजिंग स्पॉट से जो फैमिलीज़ आ रही हैं, उनके बच्चे वो सरकारी स्कूल की पढ़ाई करके भी अपने लिए एक करियर बना पा रहे थे। बट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, एआई है, इंटरनेट का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जितना भी टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है, ऑटोमेशंस हर जगह हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब वो बेसिक पढ़ाई से आपको करियर नहीं मिलेगा। तो वो पढ़ाई करके भी अगर बच्चा 12 साल एक सरकारी स्कूल में रहा भी, लेकिन उसने सिर्फ किताबों को याद किया, या स्किल डेवलपमेंट पे न के नाम पर उसको जो कुछ बताया गया उससे कुछ होना नहीं है। उससे कुछ होना नहीं है सर। 21st सेंचुरी स्किल्स जो हम 3 साल पहले बात करते थे, वो ऑलरेडी रिडंडेंट है, वो ऑलरेडी रिडंडेंट है। तो जिन स्कूल्स में अभी कंप्यूटर के दर्शन होने शुरू हुए हैं, वो जिन स्कूल में एआई पढ़ाया जाने लगा है, उससे compete कैसे करेंगे? सर बहुत मुश्किल है, और इसको जितना जल्दी सरकार एड्रेस करे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जितनी जनता है, द मेजॉरिटी ऑफ द, हमारा क्या बड़ा मायोपिक व्यू हो जाता है। हम आसपास जो देखते हैं हमें लगता है देश ऐसा है। तो हम जयपुर शहर में, एक बड़े शहर में रहते हैं, एक एक्सपेंसिव स्कूल में काम करते हैं, तो हमें लगता है लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। अच्छी नहीं सर, उनकी जो बेसिक एजुकेशन भी जो मिल रही है वो उनको फेल करेगी लाइफ में। तो वी आर सेटिंग आर पॉपुलेशन इन आर सिटीजन्स अप फॉर फेलियर इन द फ्यूचर। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम सरकार से क्या सवाल पूछ रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या डिमांड कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि स्कूल से जो डिमांड करोगे वो स्कूल फुलफ़िल करेगा, तो हम अपने लीडर्स से जो डिमांड करेंगे वो उस चीज़ पे गौर देंगे। तो एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, इट इज़ माई ड्यूटी कि हम ये मुद्दे उठाएं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, लेकिन सारे बच्चों के लिए। क्योंकि जो भी आंदोलन इस बीच में हुए हैं इन पिछले 2-3 महीने में, उससे ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन कहीं ना कहीं चर्चा के केंद्र में आ रहा है, जो कि बहुत दिनों से गायब था, आउट ऑफ फोकस था एजुकेशन किसी भी सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए या इवन सोसाइटी के लिए। इंडिविजुअल बच्चे के लिए सोचना अलग बात है और सोसाइटी के ओवरऑल एजुकेशन के लिए सोचना अलग बात है। तो जब हम बात करते हैं स्किल की, स्किल डेवलपमेंट की, उससे जुड़ी एक और चीज़ आती है, और आपने जैसा कहा कि मायोपिक व्यू है, लेकिन आपका एरियल व्यू है, क्योंकि आपने एजुकेशन को बहुत हर तरफ से देखा है। जी। अब जो जिस तरह का समाज हमारा बनता जा रहा है, तरह तरह की विचारधाराएं हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, इन सब का प्रेशर एजुकेशन सिस्टम पर, बच्चे पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर इज़ द मॉडर्न रेनेसांस, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचर्स को, स्कूल प्रिंसिपल्स को बहुत सवाल हैं, बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या करें, किस दिशा में जाए। आज एआई की जो पढ़ाई हो रही है, करिकुलम में एआई आ गया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स को हटा दिया 10th से पहले। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मशीन लर्निंग का एक बेसिक एल्गोरिथम, मैंने इंजीनियरिंग करी है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स का होता है। लीनियर रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स होता है एट स्केल। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की फाउंडेशन हटा दी, तो बच्चा सिर्फ एआई का यूज़र बन सकता है। एआई को समझने की क्षमता या एआई क्रिएट करने की क्षमता उसमें नहीं पैदा, तो अप्लाइड चीज़ उसके साथ सिर्फ अप्लाइड है। तो दुनिया 2 भागों में बट रही है सर, द क्रिएटर्स एंड द यूज़र्स। तो यूज़र्स को तो बस वो एक फ़नल है कि वहाँ से उनकी एनर्जी, उनके रिसोर्सेज कैसे फ़नल आउट हो सकते हैं। तो हम लोग फिर वही चीप लेबर बन के रह जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इवन इन प्लेसेस जहाँ ये अवेयरनेस या एक्सपोजर हो रहा है, वो क्रिएशन पे नहीं हो रहा, वो सर कंजम्पशन पे हो रहा है। और इकोनॉमी जो है वो कभी कंज्यूमर को फेवर नहीं करेगी, वो हमेशा क्रिएटर को फेवर करेगी। एक और बड़ा मुद्दा आता है सिलेबस का। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हर बार सिलेबस में बदलाव हो जाता है, खासकर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें। सरकारों के अपने नज़रिए हैं, अपने दृष्टिकोण हैं। आपको क्या लगता है सिलेबस कैसा होना चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट बनाने के लिए? सर पहला मेरा ये मानना है कि सिलेबस स्टैटिक नहीं हो सकता, एवोल्यूशन इन द सिलेबस इज़ द नॉर्म। दूसरा है सिलेबस टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। एक जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर आज मैं अपने ग्रेड 6 के ज्योग्राफी टीचर से पूछूं कि आप मुझे ये क्यों पढ़ा रहे हो, और उनका जवाब ये है क्योंकि ये सिलेबस में है, तो ये बहुत ही ख़राब जवाब है। सवाल अच्छा था, जवाब बहुत बेकार है।
या टीचर कहता है कि फालतू के सवाल मत पूछो, वो भी गलत जवाब है। टीचर कहता है एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ये भी गलत जवाब है। स्कूल की एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए नहीं है। स्कूल की एजुकेशन लाइफ में अपने आप को एम्पावर करने के लिए होती है, क्योंकि फाउंडेशनल एजुकेशन है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो। तो मुझे लगता है सिलेबस का जो सवाल है और जो उसका जिम्मा है वो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है उसके ऊपर होना चाहिए कि ये एक सोर्स मटेरियल है, ये एक ड्राफ्ट है, ये बेस लाइन है। अब आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो उनकी अवस्था है, जो उनकी दुनिया है, जो उनकी ज़रूरतें हैं। आप इसको लेके इंग्रेडिएंट्स लीजिए और डिश कौन सी बनाते हैं वो आपके हाथ में। और इंग्रेडिएंट्स में कोई मैंडेटरी कंपोनेंट नहीं है या कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपको सेवरी पैनकेक्स बनाने हैं और स्वीट पैनकेक्स नहीं बनाने, ये उस टीचर का कॉल है, ये उस शेफ़ का कॉल है। तो मुझे लगता है कि सिलेबस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सिलेबस पे हमें ध्यान हटा के सिलेबस ओरिएंटेड, सिलेबस कंप्लीशन टारगेट्स की बजाय कि टीचर क्या अपने पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर पा रहा है। अगर आज मैं बच्चे को कोई टॉपिक सिखा रहा हूँ, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाई बच्चे को, क्यों सिखा रहे हैं इसका जवाब पहले टीचर समझे, उसके बाद पढ़ाएगा बच्चों को ये समझा के। जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि बच्चे बड़े लॉजिकल है, आप उनको अगर समझाओगे कि ये क्यों करना है तो वो ज़रूर करेंगे। तो सिलेबस में भी अगर आप उनको पहले ही ऑब्जेक्टिव समझाएंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो बच्चे हर चीज़ पढ़ेंगे और उसको क्वेश्चन भी करेंगे और उसको डीपली समझेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे। तो सिलेबस शुड बी अ गाइडलाइन, नॉट अ मैंडेट, ऑल द वे डाउन टू द क्लासरूम। कोई HOD का भी फैसला नहीं होना चाहिए कि इस क्लास में ये पढ़ाओगे, तो ये फैसला उस टीचर का होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाएंगे और क्यों पढ़ा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, मेरे अपने बच्चों की PTM में एक बार टीचर ने कहा कि आपके बच्चे को अटलांटा से व्लादिवोस्टोक रेलवे लाइन का क्वेश्चन इसने गलत कर दिया। मैंने कहा ये तो तय करो कि इसकी ज़रूरत है क्या, इसकी बजाय इसको अगर दिल्ली से विशाखापट्टनम का बताएंगे शायद इसके काम आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो लेकिन सिलेबस से जुड़ी एक और चीज़ है, वो है परीक्षा प्रणाली की। उसके बारे में क्या विचार हैं आपके कि ठीक है या सुधार की ज़रूरत है, सिर्फ स्कूल नहीं आगे के लेवल पर भी? सर मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर हाई स्टिक्स एग्ज़ाम्स आर अ नेसेसिटी। मैंने 6 महीने CBSE में काम किया था एज अ सीनियर मैनेजर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम ट्रांसफॉर्मेशन, करीब 4 साल पुरानी बात है। जब मैंने वहाँ काम किया, वहाँ के लोगों से मैं मिला, तो हर कोई मानता है कि असेसमेंट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव, पूरी उनको उसकी टेक्सोनॉमी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। CBSE इज़ फुल ऑफ वेरी इंटेलिजेंट पीपल। लेकिन सर शेयर नंबर्स ऐसे हैं कि हाई स्टेक्स एग्ज़ाम जिसमें वी आर नॉट पिकिंग द ब्राइटेस्ट, उसका वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। वी आर फिल्टरिंग आउट दोज हु कांट प्रोसीड। सेग्रीगेशन इज द पर्पस। सेग्रीगेशन इज़ द पर्पस कि देश इससे ज़्यादा लोगों को ये एजुकेशन देने के लिए सक्षम नहीं है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम फिल्टर आउट कर छटनी कर दी। छटनी करनी है। और उनकी वो प्रॉब्लम रियल है सर। आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। आज जॉब्स कम हैं तो जॉब सिर्फ IITian को मिल रही है। जॉब सिर्फ IITian को मिल रही है तो IIT का एग्ज़ाम बहुत क्रिटिकल हो गया। IIT का एग्ज़ाम क्रिटिकल हो गया तो पूरे स्कूल की अवस्था जो है वो PCM के अंदर एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही है, कोचिंग की तरफ बढ़ रही है। तो आज अगर देश के अंदर जॉब क्रिएशन अच्छा हो कि आप कुछ भी करें, आप अपनी एक जीवन डिग्निटी के साथ निकालने के लिए कोई करियर पाथ आपको मिल जाएगा। अगर उतनी जॉब्स होंगी यूथ के पास तो बच्चे चाव से पढ़ेंगे, शौक से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और एग्ज़ाम से डरेंगे भी नहीं। अभी इट इज़ मेक और ब्रेक। आज एक 16 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा, उसको एक ऐसा रिगरस एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ रहा है जिससे या तो उसकी आगे की पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी या उसके लिए हो सकता है आगे की पुश्तें भी उससे उभर ना पाए। तो ये प्रेशर जो है एक 18 साल के बच्चे पे, इट इज़ अनफेयर एंड दिस इज़ अ शेयर लैक ऑफ इनफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो इंस्टीट्यूट ज़्यादा होंगे तो एग्ज़ाम्स का जो हाई स्टिक्स नेचर है वो बाई डिमांड अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, कोई उसके बारे में चिंता नहीं करेगा। और इसमें मुझे लगता है सरकार ने कुछ गलत फैसले लिए हैं। जैसे CUET का जो एक एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ, तो पहले स्टेम साइड में नीट है या JEE है, इनका ज़्यादा प्रेशर हुआ रहता था, टेक्निकल एजुकेशन का ज़्यादा था, क्लैट का होता था। अब एक जनरल एजुकेशन के अंदर भी एक और बैरियर आ गया। तो अब बच्चे फिर जो 11th-12th में हम मानते थे कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे तो क्लास में आते हैं क्योंकि वो कोचिंग में नहीं जाते, अब वो स्टूडेंट्स भी हैं CUET की प्रेप क्लास में जा रहे हैं और स्कूल मिस करना चाह रहे हैं। इससे एक और बड़ी प्रॉब्लम आई है कि यूनिवर्सिटीज़ का जो एक नेचर था, एक नॉमेनक्लेचर था, वो भी ख़त्म हो रहा है।
बिल्कुल सर, सीयूईटी से जो बच्चा, उसको पता नहीं मैं किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता। बिल्कुल सर। सो एग्ज़ाम प्रणाली के लिए सॉल्यूशन एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं आ सकता। जब अपॉर्चुनिटी सफिशिएंट होंगी, जब जॉब सफिशिएंट होंगी, तभी उसके अंदर सुधार आ सकता है, वरना उस डिपार्टमेंट के पास वो जो बोर्ड है या जो स्क्रीनिंग बॉडी है, अथॉरिटी है, एआईसीटी या कोई भी है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू फिल्टर आउट, और फिल्टर आउट करने के लिए हाई स्टिक्स एग्जाम इज़ द ओनली स्केलेबल सोल्यूशन। आबादी इतनी ज़्यादा है आपकी, कई देशों, जिन जिन देशों के हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, उनकी आबादी 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में है। Absolutely. हमारे यहाँ 25 करोड़ बच्चे तो अकेले एनरोल्ड हैं। एब्सोल्युटली सर। कई कई देशों, पूरे कई कॉन्टिनेंट्स की आबादी से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो आप, वो अभी आपने बात की कोचिंग में और 18 साल के बच्चे पर जो मेंटल लोड पड़ता है उसके, तो आप अपने यहाँ बच्चों को कैसे प्रिपेयर करते हैं इस लोड को फेस करने के लिए, क्योंकि इसको अवॉइड तो किया नहीं जा सकता। सर, स्कूल के अंदर मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों के लिए हर स्कूल में काम होता है। हमारे स्कूल में भी काम है। स्कूल में काउंसलर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो बच्चों को इन चीज़ों से उभरने में मदद करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सर कि हम हमारे एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट कराते हैं। 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम इज़ अ नेसेसरी ईवल फॉर आवर स्कूल, बट हमने एक गाइडलाइन दी रखी है कि 10th क्लास के हाफ ईयरली तक हम बोर्ड के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम 9th क्लास के बच्चे को बोर्ड का डर नहीं दिखाएंगे। हम 10th क्लास के शुरू में भी बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करने का जोर नहीं डालेंगे। 10th के हाफ ईयरली तक हम बोर्ड्स की कभी कोई टेंशन नहीं लेंगे, और बिफोर 9th स्पेशली हम पढ़ाई फॉर परफॉर्मेंस ऑन एग्ज़ाम्स नहीं करेंगे। तो हमारे जितने इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एक एक्सटर्नल एजेंसी है जिससे हमारी पार्टनरशिप है। तो जितने इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो एक आउटसाइड एजेंसी लेती है। हम उनको सिर्फ ये बताते हैं कि दीज आर द लर्निंग आउटकम्स जो हमने इस क्वार्टर में टारगेट किए थे। आपका काम है असेस करके एक ऑडिट रिपोर्ट देना कि वो लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए या नहीं हुए, एंड दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आर टीचर्स। तो जो मैं एक एग्जाम्पल पेरेंट्स को और टीचर्स को ट्रेनिंग में हम लोग देते हैं कि सपोज़ मुझे आज यहाँ बात करते हुए चक्कर आ जाए और आप मुझे एक डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर कहेंगे कि शायद हीमोग्लोबिन कम होगा, आप एक बार सीबीसी करा के आएँ, जांच करा के आएँ। तो क्या मुझे सीबीसी कराने से डर लगना चाहिए, या मुझे वो ब्लड टेस्ट देने से पहले 2-3 अनार खा लेने चाहिए कि रिज़ल्ट बढ़िया है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉर्मल एवरेज अवस्था में मैं वो टेस्ट दूँ, जिससे मुझे पता चले अगर मेरे शरीर में कोई न्यूट्रिशन की कमी है। उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि आप ये आयरन की गोली खा लीजिए या आप सेब अनार खाया करें। तो इलाज तो बाद में होगा। तो स्कूल का जो भी इंटरनल असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो डायग्नोस्टिक इन नेचर होना चाहिए, ना कि जजमेंटल। तो हम कॉन्शियसली हमने जो अपना असेसमेंट का पैटर्न टिल 10th क्लास जो क्रिएट किया हुआ है, दैट इज़ नॉट अ जजमेंट ऑन द चाइल्ड, दैट इज़ फीडबैक थ्रू अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द टीचर कि उसको अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे मॉडिफाई करना है, उसको रिमीडियल प्लान कैसे बनाना है कि सारे बच्चे समझ सकें। तो ये सारी बातें हमने की नमन जी, एजुकेशन सिस्टम, बच्चे के प्रेशर, पेरेंट्स, सोसाइटी, एक्सपेक्टेशन, सब की। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप करना क्या चाहते थे, या जो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। ऑनेस्टली सर, मैं इस इंडस्ट्री में बाय चांस एंटर हुआ। मुझे पता नहीं था कि मुझे इस काम में इतना मज़ा आएगा। मतलब मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। अब मैं इसको कोई चीज़ के लिए नहीं छोड़ूंगा। आज अगर मेरे को मुझे मेरे स्कूल से हटा दिया जाता है कि यू विल नॉट सर्व एज द डायरेक्टर, ऐसा होगा? हो सकता है सर। इसका नहीं होगा सर, क्योंकि स्कूल के प्रमोटर से स्कूल को कैसे बचाया जा सकता है। तो जो आपने एक पहले बात उठाई थी कि हमारा मेयो कॉलेज जनरल काउंसिल के साथ एक एफिलिएशन है, तो हमारे स्कूल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आधा रिप्रेजेंटेशन मेयो कॉलेज के लोगों से है और आधा मेरी तरफ से। तो मेरे पास कोई भी डिसीजन पे एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है। आपने नमन जी जैसा कहा कि आपको हटाने की बात हो सकती है, हटाएंगे आपको इसलिए नहीं क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं एजुकेशन को लेकर वो बहुत उनमें क्लैरिटी है और इनोवेटिव थॉट्स हैं। इसलिए ऐसी कोई संभावना हमें तो लगती नहीं है और हमारी शुभकामनाएं भी इसके साथ हैं। लेकिन आप जो बात बता रहे थे कि एजुकेशन को आप किस तरह से चलाना चाहते थे और अब आपको इस काम में मज़ा आने लगा है, वो प्रोसेस क्या है? सर, आई रियली एन्जॉय इट। इंजीनियर्स की मैं कहता हूँ ये एक ट्रीट होती है। मैं एक इंजीनियर रह चुका हूँ, प्रोफेशनली भी मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बड़े मन से करी थी, कि हम जो करते हैं वो थोड़ा मन लगा के करने की कोशिश करते हैं। और मेरे परिवार में भी सर हमेशा से, मतलब मम्मी पापा, दादा दादी, घर के सारे बड़ों ने एक ही शिक्षा दी कि सोच समझ के करो, अपने फ़ैसले से करो, और मन लगा के करो तो तुम्हें मज़ा आएगा और काम अच्छा होगा। मन लगा के नहीं करोगे
तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप डिफ्लेक्ट हो जाओगे और अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से। क्या होता है सर, सोसाइटी के लिए सक्सेस की एक डेफिनेशन है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए सक्सेस की दूसरी परिभाषा होती है। तो मेरे परिवार ने हमेशा फोकस किया है कि आपको खुद को जवाब देना है, समाज को जवाब नहीं देना। तो खुद को जवाब देने में मुझे इस काम में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब मैं क्लास में जाता हूँ, मैंने कहा मैं 2 घंटे डेली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कल फिर आना। क्या पढ़ाते हैं? सर जो टॉपिक चल रहा होता है। अच्छा, किसी भी सब। तो मैं बच्चों का फ्लो नहीं तोड़ता। व्हेन आई एम ऑन माई राउंड्स, मैं देखता हूँ कि कोई क्लास लगता है कि थोड़ी बोर सी लग रही है, बाहर से मैं कांच के थ्रू देखता हूँ, तो मैं उस क्लास में घुसता हूँ कि मैम क्या टॉपिक पढ़ा रही हैं, सर क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एंड आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो उसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक, बच्चों को पता चलता है कि स्कूल का जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए, एंड दे कैन कंपेयर दैट विद हाउ अदर टीचर्स टेक देयर क्लास। तो अगर उन्हें कहीं ज़्यादा गैप नज़र आता है तो वो हमें हाईलाइट कर देते हैं कि ये टीचर हमें उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे जैसे आप पढ़ाते। दूसरा, टीचर को भी देख के समझ में आता है कि एक क्लास लेनी है तो स्कूल में क्या एक्सेप्टेबल है। अगर डायरेक्टर ऐसे पढ़ा सकते हैं, अगर डायरेक्टर ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हिंदी इंग्लिश मिक्स करके क्लास में बात कर सकते हैं, तो हमें तो नहीं मना करेंगे फिर। तो उनको भी आइडिया लग जाता है कि स्कूल के क्या प्रोटोकॉल्स हैं। तो आई थिंक टेकिंग अ क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे सर मज़ा बहुत आता है। मुझे ये लगता है कि मैं एक ख़राब स्टूडेंट था जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा, तो मुझे वो सेंस मिल गया कि हाउ टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन सिंपल वेज़ कि हर बच्चे को समझ में आए। बच्चे सर हमारे स्कूल में नमस्ते करते हैं, पाँव छूते हैं, बच्चे टीचर्स डे पे कार्ड देते हैं, या क्लास में जाता हूँ बच्चे बोलते हैं सर आप हमारे फेवरेट टीचर हो। उससे ज़्यादा ग्रेटिफाइंग जॉब बहुत बड़ा संतोष है। आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना आ जाता है। बच्चे जितना प्यार आपको देते हैं जब आप उनकी फ़िक्र करते हो, तो अपने बच्चों की तो हम फिक्र करते हैं और वो हम अबंडेंस में करते हैं, तो बच्चों के लिए ना वो एक बर्डन बनने लग जाता है, वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जिस बच्चे को वो अफेक्शन और आपकी केयर अबंडेंस में नहीं मिल रही और आप उसको देते हैं, तो उसका जो रिवर्स में आपको एक सोल को फूड मिलता है ना सर, इट्स इनकम्पेरेबल। कभी ये नहीं सोचा था विदेश में जब आप थे कि वापस जाएंगे या वहीं रहेंगे, और अब जो जीवन जी रहे हैं उसमें? सर उस टाइम अलग कारणों की वजह से मैं वापस आना चाहता था। उस टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं थोड़ा वक्त अपने परिवार के साथ भी बिताऊं, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र में बोर्डिंग स्कूल चला गया था और 23 साल का वापस आया था। तो 12 साल पूरे करके जब वापस आया तो मेरा मन था कि अब मैं और ज़्यादा दूर ना रहूं। वो जो घर की कमी घर की कमी थोड़ी अखर रही थी, तो मैं घर पे रहना चाह रहा था। सो इंटेंट वाज ऑलवेज टू कम बैक। और फैमिली में बिज़नेस जो था वो टेक्निकल था, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में मेरी पापा काम करते थे, फैक्ट्री है हमारी। सो मेरा मन था कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं बाय प्रोफेशन, तो मैं कहीं ना कहीं उसको डिप्लॉय करूँ। मैं उसका परिवार ने मेरे पे खर्चा किया, तो परिवार के बिज़नेस को उससे फ़ायदा भी मिलना चाहिए, एक जिम्मेवारी के सेंस से भी मैं वापस आया था। और मैंने 4 साल किया भी था फैक्ट्री में काम। सो द इंटेंट वॉज ऑलवेज टू कम बैक, नॉट नेसेसरली इन द एजुकेशन साइड ऑफ द फैमिली बिजनेस, बट विद फैमिली। जिम्मेदार बच्चे वाला रोल जो है। हाँ, मतलब परिवार से दूर रहना सर मेरे को समझ नहीं आया। 12 साल रह के देखा, अच्छा नहीं लगा। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कारों का भी जुनून होगा आपको? बहुत ज़्यादा। और बचपन में मैं गाड़ियों से बहुत खेलता था, हर गाड़ी का नाम मुझे पता होता था। ऑटो कार, टॉप गियर, ये मैगजीन्स मतलब हमेशा मेरे बेड साइड पे होती थी। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने सोचा भी था कि अगर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा तो शायद इसका ये शौक़ पूरा हो जाएगा। मैंने अप्लाई किया था एक जॉब के लिए सिर्फ। कहाँ? अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने जैगुआर लैंड रोवर कंपनी उस टाइम अक्वायर हुई थी बाय टाटा ग्रुप, वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, बट मुझे जवाब नहीं आया सर। तो वो कार खरीदिए। कार पापा ने ली हुई थी। फिर मुझे लगा भी कि अगर मेरे जैसा इंजीनियर रखते तो शायद कार और बेहतर हो जाती। क्या कमी है? मेंटेनेंस बहुत मांगती थी सर। माइलेज का भी इशू है। हाँ जी, पर जो जगुआर मेंटेन करता है उसके लिए माइलेज कोई इशू नहीं। नहीं सर, सबको पिंच करता है। करता है? जेब से पैसा निकाल के देने में सबको पिंच करता है। इथेनॉल के बाद भी एक सवाल ये इथेनॉल का भी है। एज मैकेनिकल इंजीनियर आपको क्या लगता है क्या इशू है? सर मुझे ये लगता है कि इशू इज़ ब्लेंडिंग कैसे हुई है और उसका स्टोरेज कैसा हो रहा है। अगर प्रॉपरली ब्लेंड हुआ है और जो हर इंडिविजुअल पंप में जो स्टोरेज टैंक्स हैं, जो डिस्पेंसिंग की मशीन है, अगर वो उसको हैंडल कर सकती है कि वहाँ वाटर इंग्रेस नहीं हो रहा। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है अगर पानी अंदर एंटर कर जाए तो वो सेग्रीगेट हो जाता है,
दैट विल डैमेज द इंजन. इफ़ वी कैन इंश्योर कि हमारे सप्लाई चेन में वाटर इंग्रेस उस ब्लेंड में नहीं हो रहा है, देन आई डोंट थिंक इट्स रियली दैट बिग अ कंसर्न. थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हुआ है. बल्कि जो मॉडर्न टर्बोचार्ज इंजन्स हैं जिसमें हायर ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, तो पहले हायर ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल जो है वो ये स्पीड 95 और पावर 95 के नाम से आता था. अब एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से जो स्टैंडर्ड फ्यूल है उसका भी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 95 हो गया है. तो आई थिंक देर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑल्सो टू परफॉर्मेंस एंड इंजन कूलिंग. ओल्डर व्हीकल्स मे सफ़र, बट एज लॉन्ग एज द ब्लेंड इज़ प्रॉपर और पानी उसमें एंटर नहीं कर रहे इन द सप्लाई चेन, तो इतना डैमेज का रिस्क कोई बड़ी दिक्कत वाली बात इतनी बड़ी तो नहीं है. एवरेज ज़रूर थोड़ी ड्रॉप होती है नॉन टर्बोचार्ज ओल्डर व्हीकल्स में. मॉडर्न व्हीकल्स में वो दिक्कत नहीं आएगी जो E20 कंप्लाइंट है. पुराने इंजन्स में थोड़ा माइलेज ड्रॉप होता है, तो सरकार थोड़ा डिस्काउंट दे दे उस. डिस्काउंट, हाँ वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है. हाँ जी. और नमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज एजुकेशन से लेकर इथेनॉल तक हर सब्जेक्ट पर बात करके, और उम्मीद करेंगे कि आपका स्कूल आपके थॉट्स के अनुरूप बहुत आगे बढ़े, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो रिवोल्यूशनरी भी हैं कई मायनों में, कि आप बच्चे को किस तरह से ग्रो करना चाहते हैं कि वो सोसाइटी में न केवल सर्वाइव कर सके बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी बन सके. और जो आज की नई पीढ़ी है उसके साथ आपका जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, वो वंडरफुल है. तो आपसे बात करके, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा. और अगली बार हम फिर किसी शिक्षा से या समाज से जुड़े मुद्दे पर कोशिश करेंगे कि फिर आपके साथ बातचीत हो. आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, द प्लेजर वॉज ऑल माइन. मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इतना वक्त दिया अपने व्यूज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने का. वरना कई बार एक सवाल के बाद दूसरा सवाल तैयार होता है लिस्ट में, लेकिन जवाब का उतना टाइम नहीं मिलता. आई रियली इन्जॉयड आपसे ये वार्तालाप करके, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑडियंस जो है वो वैल्यू देखे आपके ये प्रोडक्शन हाउस के ऑथेंटिसिटी में, एंड योर व्यूअर्स फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. थैंक यू सर. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.